बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। हम हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन हाइपरटेंशन की क्या है? जो हमारा बीपी है, इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर उसमें इंक्रीज़ हो जाना, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब क्या हर बार अगर हाइपरटेंशन मतलब अगर हर बार हमारा बीपी इंक्रीज़ कर जाए, शूट कर जाए, तो हम उसे हाइपरटेंशन कहेंगे? नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो बीपी है वो टेम्परेरी इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम उसे हाइपरटेंशन कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इसका एक क्राइटेरिया है। अगर परसिस्टेंट मतलब मुसलसल हमारा जो बीपी है वो इंक्रीज़ रहे, तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम बीपी मेजर करते हैं तो उसकी दो रीडिंग्स लेते हैं, एक होती है सिस्टोलिक, एक होती है डायस्टोलिक। तो जब हमारे हार्ट मसल जो पंप करते हैं तो उस वक्त जो हम रीडिंग्स लेते हैं वो लेते हैं सिस्टोलिक, और जब हमारे हार्ट मसल रिलैक्स करते हैं तो तब हमारी जो ब्लड वेसल में जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक। तो जब सिस्टोलिक जो नॉर्मल है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, वो है 120 मिलीमीटर एचजी, और जो डायस्टोलिक है वो होता है 80। लेकिन जब हमें हार्ट की डिज़ीज़ हो जाए, जब हमें हाइपरटेंशन हो जाए, तो तब ये हमारे दोनों जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स हैं ये एलिवेट कर जाते हैं। कितने एलिवेट करें? और जो जब अब हम हाइपरटेंशन की बात करूँगा, एबनॉर्मलिटी, जब ये 120 बढ़कर 140 से अबव हो जाए, तो जो सिस्टोलिक है, और जो हमारा डायस्टोलिक है वो 90 मिलीमीटर एचजी से बढ़ जाए, तो हम इसे कहेंगे हाइपरटेंशन। और ये परसिस्टेंट हो, ज़रूरी नहीं हम एक्सरसाइज करें और टेम्परेरी ये 140 और 90 हो जाए तो हम उसे हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे, बल्कि ये मुसलसल बढ़ा रहे तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब हम इसका आगे आ जाते हैं इटियोलॉजी, मतलब जो डिज़ीज़ है उसका काज क्या है, काज ऑफ डिज़ीज़। तो अगर हम हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी देखें तो इसे हम दो कैटेगरीज़ में हम देखते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन, और जो सेकंड टाइप है वो है सेकेंडरी। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसमें जो हमारा काज होता है हाइपरटेंशन का वो हमें नहीं पता होता, जबकि सेकेंडरी में जो हमारा काज होता है वो हमें इसका पता होता है कि काजेटिव एजेंट कौन है। जो प्राइमरी में हमारी कोई भी जो नो स्पेसिफिक अंडरलाइन डिजीज़ कोई भी नहीं होती, तो और जो सेकेंडरी है इसमें कोई कोमॉर्बिड डिजीज़ होती है, मतलब एक डिज़ीज़ के साथ कोई दूसरी डिजीज़ होती है, तो उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन होता है उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसका क्योर भी नहीं होता, इसे हम क्योर नहीं करते, बल्कि इसे हम सिर्फ कंट्रोल करते हैं। और जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, इसे हम क्योर करते हैं, हम ड्रग देते हैं, इसे हम क्योर करते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल हो सकती है, अगर हम एक्सेस अल्कोहल लेते हैं तो उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन हो जाए तो उसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और जो सेकेंडरी की हम एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन हो जाए, कोई एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें जो उसकी वजह से, अगर प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हो तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब हम इसकी देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। जब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल मैकेनिज्म हो गए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के, वो कौन कौन से हैं? एक तो फर्स्ट वन आ जाता है ह्यूमोरल। जब हम ह्यूमोरल की बात करें, मतलब जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारा बीपी कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसमें फर्स्ट वन आ जाता है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और नाइट्रोयूरेटिक आ जाता है, हार्मोन नाइट्रोयूरेटिक हार्मोन जो होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, और हाइपर इंसुलिनिया। तो ये हो जाता है ह्यूमोरल। तो इसमें हम और लेक्चर में से डीपली स्टडी करेंगे कौन कौन से होते हैं। और दूसरा जो आ जाता है वो हो जाता है न्यूरल रेगुलेशन। जो न्यूरल रेगुलेशन, उसमें हम सीएनएस देखते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स देखते हैं, बैरो रिसेप्टर्स देखते हैं, और रिफ्लेक्स सिस्टम देखते हैं। और ये जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स हैं ये हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हम उस पर हम फोकस करते हैं, उनको देखते हैं। और थर्ड वन जो हमारा मैकेनिज्म है वो है पेरिफेरल ऑटो रेगुलेशन। और फोर्थ वन है फिफ्थ वन है इलेक्ट्रोलाइट। जो फर्स्ट वन हम फिर दोबारा इसे कहते हैं ह्यूमोरल मैकेनिज्म है, जिसमें रास आ जाता है,
नाट्रियोरेटिक हार्मोन आते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपर इंसुलिनमिया आ जाता है, और न्यूरल रेगुलेशन में सीएनएस आ जाते हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स आ जाते हैं, बैरो रिसेप्टर, रिफ्लेक्स सिस्टम, और थर्ड वन है पेरिफेरल ऑटो रेगुलेशन, और फोर्थ है वेस्कुलर एंडोथेलियल मैकेनिज्म, और फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोलाइट। ये जो मैंने ड्रा किया, रास किया, मतलब द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये स्टार्ट होता है हमारे लीवर से। लीवर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। तो ये एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। ये कैसे कन्वर्ट होता है, जब जो हमारा किडनी है ये रेनिन सिक्रीट करता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में। जब रेनिन सिक्रीट करता है तो वो रेनिन जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को। और जब एंजियोटेंसिन 1 जो हमारी बॉडी में ब्लड में होता है वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसी से। तो ये जो एसी है ये लंग से सेक्रेट होते हैं, और जो हमारी किडनी है इनके जो एपिथेलियल जो टिश्यूज़ है वो भी सेक्रेट करते हैं एसी। तो इससे जब एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होता है तो ये काज करता है जो हमारे ब्लड में जो हमारी किडनी में एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है उसका इंक्रीज़ होता है, उसकी एलिवेशन करता है बॉडी में। जब एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो जो हमारे किडनी है वो सेक्रेट करते हैं एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन है ये वाटर रिटेनिंग हार्मोन में, जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है उसमें जो हमारे सोडियम के आयंस हैं वो हमारी बॉडी में जाना स्टार्ट करना शुरू हो जाते हैं, उसे फॉलो करता है वाटर। तो हमारी इस लिहाज से इस प्रोसीजर से हमारी वाटर रिटेंशन होती है, और जब वाटर रिटेंशन हो तो उससे जो हमारा हाइपर टेंशन काज होता है। अगर इसे कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज़्म ना हो, इससे अगर ये ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे हम कहते हैं हाइपर टेंशन। अब हम रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब जो फैक्टर्स हैं वो हाइपरटेंशन पे इफेक्ट करते हैं, हाइपरटेंशन काज करते हैं। उसमें फर्स्ट वन है एज। जिन पेशेंट के 55 to 65 ईयर्स है उनमें हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो यंग्स हैं जिनके एज 25 या 30 है। तो और है डायबिटीज़, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं। और जो हाइपरलिपिडीमिया, मतलब जिनमें लिपिड्स की उनके जो ब्लड में लिपिड्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उनमें भी हाइपरटेंशन के रिस्क ज़्यादा होंगे। और है फैमिली हिस्ट्री, कुछ पेशेंट होते हैं उनकी फैमिली में हाइपरटेंशन की मतलब हिस्ट्री होती है, उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है। और फिफ्थ वन है ओबेसिटी, जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें हाइपरटेंशन के जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉन ओबीस पेशेंट होते हैं। स्मोकिंग मोस्ट लीडिंग फैक्टर है जो हाइपरटेंशन काज करती है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स या फिर डायग्नोज। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें किसी भी पेशेंट में हाइपरटेंशन है, तो उसमें हम पहले देखेंगे फिजिकल फाइंडिंग। हम उसका पेशेंट लेंगे, उसका हम देखेंगे कि वाकई उसमें पल्स चेक करेंगे, उसका बीपी देखेंगे, वाकई उसमें ब्लड प्रेशर उसने एलिवेट किया हुआ है, और उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे कि वाकई उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो ज़्यादा है। उसके बाद फिर मेजरिंग ऑफ बीपी, जब वो पेशेंट आएगा उससे हम कहेंगे कि उसने कोई स्मोकिंग नहीं की और कैफीन वगैरह नहीं कंज्यूम की हुई, क्योंकि इससे उसका जो बीपी है वो आर्टिफिशियली बढ़ सकता है। तो अगर उसने कोई एक्सरसाइज की है या अगर वो चल कर आया तो हम उसे कहेंगे 5 मिनट्स को ब्रेक ले और रेस्ट करे, और हम उसे सिटिंग पॉइंट पे हम उसका बीपी मेजर करेंगे और हम उसकी 3 to 4 कंजक्टिव रीडिंग्स लेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे वाकई उसमें जो हमारे बीपी जो रीडिंग्स है वो वाकई कंजक्टिवली आ रही हैं। तो हम उसके बाद देखेंगे कि वेरिएशन बीपी कैसे आ सकती है। एक तो उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फैक्टर करते हैं कि कौन सा इन्वायरमेंटल है, सर्दी है, गर्मी, एक्सट्रीम है, कूल है, या फिर टेम्परेचर। मतलब अगर जैसे गर्मियों में इंसान का जो अगर हम बीपी लें सेम पर्सन का, अगर उसे कोई बीमारी नहीं और उसे सर्दियों में लें तो वो काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। ये इन्वायरमेंटल और टेम्परेचर फैक्टर। और फिजिकल एक्टिविटी के पेशेंट वो दौड़ के एक्सरसाइज करके है या किस तरह, या फिर उसने अल्कोहल पी है, निकोटीन ली है या कैफीन यूज़ किया, तो इस तरह ये वेरिएशंस आ सकते हैं बीपी मेजर करने में। तो इसके अलावा हम ईसीजी कर सकते हैं। ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईसीजी एब्रीवेशन। तो इसमें हम देखते हैं एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनता है। ये मैंने जो ड्रा किया ये नॉर्मल का है, तो नॉर्मल का कुछ इस तरह बनता है। इसमें जो ये जो है इसे हम QRS कहते हैं, ये जो पीक्स होती हैं RST। और ये नॉर्मल है, और अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसका हम देखते हैं उसमें हाइपरटेंशन है, अगर है तो कितनी है। तो उसके बाद GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हम उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखते हैं कि उसमें हाइपरटेंशन है या नहीं, क्योंकि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपरटेंशन। अगर उसमें हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसका GFR भी ज़्यादा होगा, अगर उसका BP कम है तो उसका GFR कम होगा। तो
अब हम क्लासिफिकेशंस देखते हैं हाइपरटेंशन की। तो नॉर्मल जो हाइपरटेंशन है वो 120 मिलीमीटर एचजी टू 80 होता है। जो 120 वो सिस्टोलिक है और जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। तो जब हमारा जो बीपी से एलिवेट करे तो उससे हम फिर बोलेंगे हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की फर्दर ये स्टेजेस हैं। इसमें जो प्री हाइपरटेंशन क्या होती है कि जो हाइपरटेंशन होने से पहले जो इंडिकेशंस होते हैं किसी पेशेंट में कि हाइपरटेंशन होने वाला है, तो उसे हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। उसमें यह है जो सिस्टोलिक है, जो सिस्टोलिक बीपी है वो 120 से बढ़कर 139 हो जाता है, और जो डायस्टोलिक है वो 80 टू 89 मिलीमीटर एचजी हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। ये कंडीशन ये हमें बताते हैं कि किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन होने वाला है। तो उसमें आ जाता है हाइपरटेंशन की 2 स्टेजेस, एक स्टेज 1 हाइपरटेंशन और एक है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 में जो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है वो 140 से बढ़कर 159 हो जाती है, और जो डायस्टोलिक है वो 90 से बढ़कर 99 हो जाती है। तो इसे हम क्योर करने के लिए क्या क्या देते हैं, एक बात जो प्री हाइपरटेंशन, इसमें हम कोई ड्रग नहीं देते, बल्कि जो काजेटिव एजेंट्स होते हैं हाइपरटेंशन के, फॉर एग्जांपल निकोटीन, कैफीन या अल्कोहल या स्ट्रेस या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हम उन्हें क्योर करते हैं ताकि जो ऑटोमेटिकली हमारा जो हाइपरटेंशन वो क्योर हो जाए। अब जो स्टेज 2 है इसमें हम ट्रीटमेंट्स देते हैं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, मतलब हम ड्रग्स देते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन वो थायाजाइड टाइप डायूरेटिक देते हैं, ACE इनहिबिटर्स देते हैं, अब्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। ACE है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, अब्स है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जब हम ACE इनहिबिटर हमारे पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो तो हम ARBS अब्स देते हैं। तो उसके बाद ये है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। जब हमारा जो सिस्टोलिक है, जो हमारा सिस्टोलिक बीपी 160 से अबव का हो जाए, 160 क्रॉस का जाए, तो हम उसे कहते हैं स्टेज 2। और जो हमारा डायस्टोलिक है वो हमारा 100 क्रॉस का जाए तो हम उसे कहते हैं टाइप 2 हाइपरटेंशन। इसमें भी क्योरमेंट वही सेम उसी तरह का जो ऊपर है, इसमें भी हम थायराइड्स देते हैं और ACE इनहिबिटर्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, या कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर देते हैं। और ये स्टेज 2 है जो ये मोस्ट सीवियर हाइपरटेंशन है। अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि हाइपरटेंशन अगर हो गई तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो फर्स्ट वन आ जाता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। इस पे हम देते हैं, जैसे मैंने पहले बात की, इसमें हम देते हैं ACE इनहिबिटर्स देते हैं, अब्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं और डायूरेटिक्स देते हैं। यह है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। एक बात नोट करने की, हम इसमें अल्फा या बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आ जाते हैं हाइपरटेंशन हो जाए तो हम उसे फर्स्ट लाइन ऐसे हाइपरटेंशन के लिए उसे बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे देंगे। तो सेकंड ट्रीटमेंट है अल्फ़ा बीटा, या फिर इसमें हम ये ऊपर मैं बताता हूँ नाइट्रेट्स भी देते थे। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसे वेजो डायलेशन का करते हैं, उसे डायलेट करते हैं, तो जिससे हमारे जो एलिवेटेड बीपी वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है अल्फ़ा या बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, या फिर सेंट्रल अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मींस जो हमारे जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं उनके साथ अटैच करते हैं और उनकी जो एक्टिविटी वो इन्हांस करते हैं, जबकि जो ब्लॉकर्स हैं वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ये अल्फ़ा और बीटा जो रिसेप्टर्स हैं दिल पे होते हैं, जब दिल पे हम जो कोई ड्रग देते हैं अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है तो जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट जो बीपी है वो जो हार्ट है वो ब्लड को कम पंप करता है, जिसकी वजह से हमारा जो हाइपरटेंशन है वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है, जो हमारा बीपी है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट जिसमें हम कोई ड्रग नहीं देते, बल्कि कुछ और मेथड से हम जो हमारा बीपी उसे हम कंट्रोल करते हैं। उसमें फर्स्ट वन है लाइफस्टाइल चेंजिंग, कि हम कुछ ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें हाइपरटेंशन रिड्यूस हो। फॉर एग्जांपल हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस लेंगे तो हाइपरटेंशन इंक्रीज़ हो जाएगी। और स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग है वो मोस्ट लीडिंग फैक्टर है, रिस्क फैक्टर टू हाइपरटेंशन का। और एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो हमारी बॉडी वो हेल्दी रहती है और हाइपरटेंशन के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। और फोर्थ वन है डाइट। हमें डाइट ऐसी लेनी चाहिए जिसमें जो हमारे लिपिड्स हैं वो कम हो और हमारे लिए हेल्दी हो, ताकि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल की कमी हो सके और अथीरोस्क्लेरोसिस ना हो, और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुली रहें, वो नैरो ना हो, जो काज कर सकती हैं हाइपरटेंशन का।